नमस्कार। और इस वीडियो में हम जल्लीकट्टू विवाद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जल्लीकट्टू है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन क्यों लगाया और इस बैन के सोशियो इकोनॉमिक परिणाम क्या हैं, और फाइनली इतने सारे ज्ञान को एग्जाम में यूज कैसे करना है। इसके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी करेंगे वीडियो के एंड में। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जल्लीकट्टू इवेंट तमिलनाडु के पोंगल फेस्टिवल पर मट्टू पोंगल के दिन होने वाला बैलों की दौड़ मतलब रेस वाला इवेंट है। इस दौड़ में बिना लगाम के बैल दौड़ते हैं। जो बैलों पर लगाम कस लेता है वो जीत जाता है। 3 वेरिएंट्स होते हैं जल्लीकट्टू के। पहला होता है जिसमें प्रतियोगियों को बैल को पकड़ के रखना होता है एक पूर्व निर्धारित समय के लिए। दूसरा होता है जिसमें प्रतियोगियों को बैल को खुले ग्राउंड में गिरने की कोशिश करनी होती है, वहां पे उसको काबू करना होता है खुले ग्राउंड में। तीसरा होता है जिसमें बैल पर 50 फुट की रस्सी बांधी जाती है और प्रतियोगियों को बैल को एक निर्धारित समय के अनुसार काबू करना होता है। अब आप इसे समझ गए होंगे कि इस खेल के लिए एक ताकतवर गुस्से वाला बैल चाहिए होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे के मैटर को समझने में काम आएगा। चलिए, जल्लीकट्टू की जो हिस्ट्री है उस पर भी नजर डालते हैं। जल्लीकट्टू को मंजू विरट्टू भी कहा जाता है और उसके अलावा जल्लीकट्टू जो वर्ड है वो 2 तमिल शब्दों से मिलकर बना है, जली और कट्टू। सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स जो बैल के जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, उन पे जो बांधे जाते हैं, जो प्राइज मनी का रोल निभाते हैं। उसके अलावा आपको ये भी जानना काफी जरूरी है कि जल्लीकट्टू को एक एंशिएंट स्पोर्ट भी माना जाता है। मदुरई में मिली एक 2500 साल पुरानी केव पेंटिंग को अगर हम देखें तो वहां पर एक आदमी दिखता है जो एक बैल को उसके सींगों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस केव पेंटिंग को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जल्लीकट्टू कितना प्राचीन स्पोर्ट है। उसके अलावा एंशिएंट तमिल पोएट्री संगम लिटरेचर में भी काफी बार ऐसे स्पोर्ट का वर्णन मिलता है हमें। अच्छा, इसकी कंट्रोवर्सी डिस्कस करने से पहले हमने स्टार्टिंग में पोंगल से जो इसका रिलेशन बताया था वो भी कवर कर लेते हैं। पोंगल के बारे में जान लीजिए। 4 दिन लंबा त्यौहार होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है तमिलनाडु का। 13 से लेकर 16 जनवरी, 13, 13, 14, 15, 16 4 दिन मनाया जाता है। और उसके अलावा जिस दिन पोंगल होता है, बाकी हमारे देश में उस वक्त मकर संक्रांति मनाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं कंट्रोवर्सी की तरफ। अच्छा, अब ये जरा टाइमलाइन है, इस पर नज़र डालिए। 2004 से ही बहुत सारे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जैसे और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फियापो, फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन एजेंसीज, और पीटा इंडिया, पीटा तो आपको पता है इसकी एक्रोनिम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी इंडिया की ब्रांच है। 2004 से ये लोग जल्लीकट्टू को बैन कराने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी नज़र में जल्लीकट्टू के दौरान बैल पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म होते थे। जैसे बैल को अग्रेसिव बनाने के लिए उसकी आंखों में मिर्ची डालना और अलग अलग तरीके यूज़ करना ताकि और ज़रा अग्रेसिव हो और स्पोर्ट में एडवेंचर आए, सो 2008 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बाकी इतना आपकी नॉलेज के लिए, मगर मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स हैं ये हमेशा याद रखना। तो इसने एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि हमें कंप्लीट बैन चाहिए जल्लीकट्टू पे अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। और सुप्रीम कोर्ट ने 2008-2009 के बीच जल्लीकट्टू पे बैन लगा दिया। मगर जैसे ही उन्होंने बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, 2009 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक लॉ इनैक्ट किया जिसमें सर्टन गाइडलाइंस दे दी गई कि ठीक है, आप जल्लीकट्टू को आप एक तरीके से आप मना सकते हैं, मगर एक सर्टन आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। तो उसकी वजह से, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका बैन वो रिवोक कर सके। 2013 में पीटा ने रिपोर्ट करी सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तो दी और तमिलनाडु एक्ट भी आया, मगर उसके बावजूद जो बैलों पे क्रुएल्टी है, अकॉर्डिंग टू पीटा, जो बैलों पे क्रुएल्टी हो रही है वो आज भी कंटिन्यू उस समय भी कंटिन्यू हो रही थी। और पीटा ने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई कि किस तरीके से बैलों को ट्रीट किया जाता है जल्लीकट्टू के दौरान। और सुप्रीम कोर्ट को फिर से गुहार लगाई कि कंप्लीट बैन होना चाहिए इस फेस्टिवल पर। और उसके बाद मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जल्लीकट्टू अकेला स्पोर्ट नहीं था जिस पे बैन लगा था। बेसिकली 2 स्पोर्ट्स पे बैन लगा था। एक तो था ये रेकला और दूसरी थी जल्लीकट्टू। रेकला की आप फोटो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
रेस होती है जिससे लोग गाड़ियों की रेस करते हैं, यहाँ पे बैल गाड़ियों की एक तरीके से रेस होती है और बहुत ही तेज़ी से दौड़ाया जाता है अपनी बैलों को। तो दोनों इन स्पोर्ट्स को ऑल ओवर इंडिया बैन कर दिया गया। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में जल्लीकट्टू और रेकला दोनों कल्चरली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोंगल का, और खासकर रूरल एरिया में तो लोग पोंगल को इमेजिन नहीं कर सकते इन दोनों स्पोर्ट्स के बिना। तो सीधी सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि लोगों को नाराज़ किया जाए और वोट्स खो दिए जाए। तो उसके बाद से काफ़ी सारी कोशिशें की गई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो ये बैन है इसको हम रिवोक कर सके या रिवर्स कर सके। और 7 जनवरी 2016 में सेंटर ने ये बैन को रिवोक करने के लिए एक नोटिफिकेशन भी लाई ताकि लोग तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मना सके। और रीज़न यही बताया गया कि बुल्स आर ट्रीटेड प्रॉपरली, उन पर जुल्म नहीं होता, कोई क्रुएल्टी नहीं होती। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए 7 जनवरी को सेंटर ने नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस करी और उसके बाद ठीक 11 जनवरी को पीटा और बाकी जो एनिमल राइट्स के एक्टिविस्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए। और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया सेंटर की नोटिफिकेशन को और कहा कि कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हम नहीं होने देंगे, अभी इस पर स्टे लग गया नोटिफिकेशन पे। तो इससे काफ़ी जो लोग तमिलनाडु में थे वो डिसअपॉइंटेड हो गए, वो इस बार भी ये जल्लीकट्टू नहीं मना पाए। तो उसके बाद देखिए ये 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की नोटिफिकेशन को फिर क्वेश्चन भी किया और ये भी कहा कि जल्लीकट्टू एक ग्लैडिएटर टाइप स्पोर्ट है। ग्लैडिएटर आपको पता है एंशिएंट रोमन एम्पायर में कोलोसियम में 2 ग्लैडिएटर लड़ते थे लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे कंपेयर किया जल्लीकट्टू को। और फिर सीधी सी बात है कि वहाँ पे तमिलनाडु के लोग इतना वेट कर करके थक गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और मतलब सरकार को गुहार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जाए कि इस पे आप जल्दी एक डिसीजन दे दीजिए कि जल्लीकट्टू पे बेसिकली करना क्या है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ये जो डिसीजन है वो 14 जनवरी से पहले नहीं दे पाएगी, पोंगल के समय से पहले नहीं दे पाएगी, जो वहाँ के तमिलनाडु के लोग चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्लीकट्टू जब पोंगल के समय ही हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो हम बाद में इसका डिसीजन आएगा उसको लेकर हम क्या करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उसके बदले में लोगों को एक तरीके से जो उनका सब्र का बांध था वो टूट गया और तमिलनाडु में काफ़ी जगह मैसिव प्रोटेस्ट हुए। लोगों ने जल्लीकट्टू कई जगह सेलिब्रेट भी करी, उन्होंने जल्लीकट्टू के जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज भी किए, इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा रखा है। अभी ये एक कंट्रोवर्सी है, अभी आप न्यूज़ पे देख रहे होंगे आजकल कि जल्लीकट्टू न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि काफ़ी जगह सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद तमिलनाडु में लोगों ने एक तरीके से डिफायंस के रूप में वहाँ पर जल्लीकट्टू का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। अब देखिए जो प्रोटेस्ट है, एक तो उसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि पोंगल में जल्लीकट्टू का एक काफ़ी महत्व है। उसके अलावा एक और फैक्टर भी है जो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया में अच्छे से कवर नहीं किया जाता, वो है नेटिव ब्रीड्स फैक्टर। हमारी जो एक तरीके से आप कह लीजिए देसी, जो हमारी देश की जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं गाय की या कैटल की, उनका फैक्टर। हिंदुस्तान में देखिए 130 प्रकार की अलग अलग कैटल्स की ब्रीड होती थी 100 साल पहले, अब रह गई है सिर्फ 37। तमिलनाडु में 6 अलग अलग प्रकार की ब्रीड्स होती थी, अब उनमें से एक कम हो चुकी है। अलंबाड़ी जो ब्रीड थी वो जा चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब सिर्फ 5 बचती है। उसमें से कंगायाम और पुलिकुलम जो है ये बहुत फेमस है। पुलिकुलम और कंगायाम ज़्यादातर जल्लीकट्टू में इस्तेमाल की जाती हैं। ये इनका अलग एक डिस्टिंक्ट लुक होती है इनके पीठ में एक हम्प सा होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब क्या है कि उसके अलावा ये हज़ारों सालों तक इसी जो तमिलनाडु का नेटिव एनवायरनमेंट है वहाँ पे पली बड़ी हैं, तो वहाँ पर रहकर उनका जो फिज़िकल जो उनका बॉडी है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, अलर्ट है और एजाइल सी है, जो काफ़ी हद तक जो वहाँ के जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट है और जो दूसरा स्पोर्ट है रेसिंग का, उसके लिए परफेक्ट होती है। मगर देखिए इन जो देसी गाय हैं इनकी ये कमज़ोरी है कि ये फार्मर्स के लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका जो दूध की प्रोडक्शन क्वालिटी होती है काफ़ी कम होती है। अगर हम उनको बाहर की विदेशी गायें जो हम अब इंपोर्ट करके इंडिया में ला रहे हैं लगातार, उनसे कंपेयर करें, जैसे कंगायाम जो गाय है सिर्फ 3 लीटर दूध देती है पर दिन, और उसके अलावा और जो हमारी इंडिजिनस जो देसी हमारी ब्रीड्स हैं वो भी काफ़ी कम मिल्क देती है।
उसको अगर हम किसी जर्सी गाय या और कोई जो बाहर से हम ब्रीड लाते हैं गाय की, उससे कंपेयर करें तो वो एक दिन में 12 लीटर दूध देती है। मगर उससे उन गाँव से आप कोई फील्ड वर्क नहीं करवा सकते, मतलब कोई हल जोतना है वगैरह, क्योंकि कंगायाम या पुलिकुलम के आपके मल्टी डायमेंशनल फ़ायदे थे। उससे आप हल वगैरह जो है वो जुतवा सकते थे। जल्लीकट्टू में काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं और उसके अलावा दूध भी देती हैं। मगर ये जो बाहर से एग्जॉटिक ब्रीड हम ला रहे हैं, वो उनसे आप कुछ और काम नहीं करवा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ दूध देने के लिए होती हैं। ज़रा इन डेप्थ जाते हैं इस टॉपिक पे। देखिए, ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग 1996 के अराउंड 5 लाख कंगायाम जो कैटल थी वो थी तमिलनाडु में। 2013 में ये पॉपुलेशन बहुत हद तक कम होकर ऑलमोस्ट 2 लाख से भी कम हो गई। अब आज के टाइम में 2017 जो शुरू हो चुका है, अगर हम आज काफ़ी लोग मानते हैं इनकी काउंटिंग करें तो पता लगेगा ये 1 लाख से भी कम हो चुकी है। इसकी वजह क्या है? देखिए, एक फार्मर के लिए जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है उसके लिए तो वो यही सही है कि एग्जॉटिक फॉरेन की जो ये गाय होती हैं जो जल्लीकट्टू वगैरह उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, क्योंकि जल्लीकट्टू बैन ही हो चुका है। वो कहेगा कि मैं ऐसी जो कैटल क्यों लूँ जो जल्लीकट्टू के लिए हो और जो स्ट्रांग हो, जो जल्लीकट्टू बैन हो चुका है। और उसके अलावा एग्जॉटिक फॉरेन ब्रीड जो होती है उसमें उसको दूध भी ज़्यादा मिलता है। उसको वो 12 लीटर दूध दे देती हैं पर दिन, कंपेयर टू जो हमारी देसी ये कंगायाम गाय हैं वो सिर्फ 3 लीटर दे पाती हैं। कंगायाम गाय की एक तरीके से इम्पोर्टेंस जल्लीकट्टू मेंटेन करके रखता था। मगर अब जब जल्लीकट्टू बैन हो गया है, जैसे ही बैन हुआ है, तो उसके बाद से बड़ी तेज़ी से इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो गिरी है। और अगर हम ऐसे ही ये जल्लीकट्टू पे बैन लगा रहता है तो फार्मर्स ये जो है ये देसी जो हमारी ब्रीड है तमिलनाडु की नेटिव ब्रीड की जो गाय हैं, कैटल हैं, उनको क्यों वो खरीदेंगे या फिर उनको क्यों पालेंगे? उसके बदले उनको ज़रा प्रॉफिट में यही रहेगा कि वो फॉरेन ब्रीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग गाय ले ले जो उनको फ़ायदा भी देती है। तो उसकी वजह से हमारी जो इंडिजिनस कैटल है वो विलुप्त भी हो सकती है। देखिए, उसके अलावा यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ये नेटिव कैटल है वो काफ़ी हद तक जो तमिलनाडु का नेटिव एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो इवॉल्व किया है उसने, ठीक है। तो वो ये भी माना जाता है कि जो तमिलनाडु की नेटिव कैटल है, जैसे ये कंगायाम और जो मैंने नाम गिनवाए थे आपको, वो A2 मिल्क देती है। A2 मिल्क माना जाता है कि काफ़ी हद तक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेहतर है कंपेयर टू A1। और जो ये एग्जॉटिक फॉरेन ब्रीड मिल्क होती है जिनको मास प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो A1 क्वालिटी का मिल्क देती है। अब A1 से ये मत समझ लीजिएगा कि वो बेहतर है। A1 क्वालिटी माना जाता है इतनी बढ़िया नहीं होती ह्यूमंस के लिए, A2 ज़्यादा बेहतर होती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो जल्लीकट्टू को बैन करने से बहुत ही अलग अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहले तो ये है कि हमारी जो देसी ब्रीड्स हैं वो हो सकता है कि वो विलुप्त हो जाएं। उसके अलावा हमारी जो दूध की जो क्वालिटी है, दूध की क्वालिटी भी बदल जाएगी। तो ओवरऑल सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल्चरल अटैचमेंट है लोगों की जल्लीकट्टू से, इसके लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं। अब देखिए, जल्लीकट्टू जैसे और जो ये सिमिलर कस्टम्स होते हैं, ऐसे रीति रिवाज, मतलब ऐसे इवेंट रखने के, और हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं इंटरनेशनली। एक तो देखिए स्पेन में बड़ा फेमस है बुल फाइटिंग का, और काफ़ी हद तक लोग उसको क्रूअल भी मानते हैं। वो वहाँ पर कुछ समय के लिए उसको बैन कर दिया था पार्लियामेंट ने, मगर बाद में कोर्ट ने उसको बैन को ओवररूल कर दिया और अब वहाँ पे बुल फाइटिंग फिर से लीगल कर दी गई है, ठीक है। और सेकंड है कि अमेरिका में बुल फाइटिंग होती है, रोडियो स्टाइल जो होता है वहाँ पे, आई थिंक कैलिफोर्निया में होता है। वो भी काफ़ी हद तक डरावना सा होता है, चोट लग सकती है किसी को वहाँ पे, मगर वो भी वो मानते हैं कि कल्चर का वहाँ पे हिस्सा है और उसको कोई बैन करने की इतनी कोई बात कभी हुई नहीं है। तो जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जल्लीकट्टू के फेवर में, ये देख लेते हैं, और फिर उसके जो अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी देखेंगे। उसके फेवर में देखिए ये है कि जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 29 है उसमें उसके अगेंस्ट जाता है ये बैन। जो वहाँ पर कल्चरल माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को हक है कि अपने जो कल्चरल, उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है उसको वो कंजर्व करके रख सकें, ठीक है। और सेकंड मैंने आपको बताया था A1 A2 मिल्क फैक्टर जो है, ठीक है। और जो थर्ड है कि जो हमारी इंडिजिनस देसी ब्रीड जो है हमारी, एक तरीके से आप कह सकते हो, वो जा सकती है
फिर आप फोर्थ जो है ये है कि जो विकसित देश हैं जैसे स्पेन और यूएस, स्पेन में तो खैर जैसे मैंने को बताया था बुल फाइटिंग होती है, वहाँ पर तो कोशिश होती है इंसान की कि बुल को उसकी जान ले ली जाए, उसको मारा जाए। जलीकट्टू में तो वैसा भी होता नहीं है कुछ, तो वहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है और पीटा को इतना कुछ टेंशन नहीं है कि वहाँ पे कुछ हो रहा नहीं हो रहा, दे आर ओके विद दैट। तो ये भी एक क्वेश्चन उठाता है। अब देखते हैं कि इसके अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखिए इसके अगेंस्ट जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो तो ये है कि इस इवेंट में जल्लीकट्टू के दौरान काफ़ी बार इंसानों की जान भी जा चुकी है। यहाँ पे आपके सामने जो डाटा है 2010 से लेके 2014 तक 1100 इंजरीज हो चुकी हैं, और जो इंजरीज होती है काफ़ी बुरी होती है। 16 बार लोगों की जान जा चुकी है और उनमें से एक बच्चे की जान भी गई थी। और उसके अलावा एक ये भी है कि जो पार्टिसिपेटिंग बुल होता है उसमें उसके लिए काफ़ी डिसरिगार्ड होती है और काफ़ी क्रुएल्टी होती है, और जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है उसका भी काफ़ी हद तक ये वायलेट करता है जल्लीकट्टू। और फाइनली जो हमारा आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी ये उसका भी ये वायलेशन करता है। ओके सो ये कुछ क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ठीक है, जिसने ऑफ कोर्स पीटा के साथ केस किया था सुप्रीम कोर्ट में जलीकट्टू के अगेंस्ट, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी ये नहीं है, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ओके देखिए जो इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इसको प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो है 1960 का, उसके अंडर इसको बनाया गया था 1960 में। तो इसकी वजह से ये हाँ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नो प्रॉब्लम इन दैट। और सेकंड जो है जी हाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के अंडर आता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो न्यूज़ ऐसे ही पूछते हैं, सिर्फ डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि बताओ बच्चों जल्लीकट्टू किस स्टेट में मनाया जाता है, वैसे नहीं पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे। तो याद रखना इसका आंसर हो गया ओनली 2। दूसरा क्वेश्चन है कि पीटा जिस ऑर्गेनाइजेशन की हमने खूब सारी बात की थी, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। ओके आंसर टाइम देखिए, जो इसका आंसर है नेदरलैंड्स नहीं है, ब्रसल्स नहीं है, जिनेवा भी नहीं है, अमेरिका में है पीटा का हेडक्वार्टर, याद रखना ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये है वीडियो का अंत। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया, और प्लीज़ कमेंट बिलो हमें ये भी बताइएगा कि अगला टॉपिक हमें कौन सा कवर करना चाहिए, क्योंकि आपकी सजेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू एंड बाय।